Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In this video, we are going to continue with the chapter Work and Energy which we had started in the previous video. And in the last video, we had seen what is work, उसका formula क्या होता है, अलग-अलग type of work क्या है, SI और CGS units क्या हैं work के और उनके बीच में relationship क्या है, ठीक है? Now in this video, we are moving ahead. Of course, एक activity है, kind of experiment. We'll discuss that and then we will continue with the next टॉपिक ऑफ द चैप्टर एनर्जी. ठीक है, अब वो जो एक्टिविटी है लेट्स डिस्कस में एग्जैक्टली करना क्या है. ठीक है, मे बी इट मस्ट बी गिवन अंडर द टाइटल ट्राई दिस होगा या एक्सपेरिमेंट होगा या यू कैन ट्राई काइंड ऑफ थिंग, वैसा है. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, सपोज हमारे पास ना एक ग्लास लेना है, ग्लास के बॉटम में नीचे होल कर देना है. ठीक है, और होल करने के बाद वहां पे क्या करना है कि हमको एक थ्रेड लेना है, वॉट एवर स्ट्रिंग और थ्रेड वॉट एवर यू कैन टेक. एक स्ट्रिंग या थ्रेड लो, उसको डबल कर दो. मतलब अभी ये स्ट्रिंग है तो इसको 2 बार, मतलब ऑफ कोर्स डबल हो जाएगा ये. अब ये क्या करना है, इसमें ये जो हमने स्ट्रिंग लिया है जिसको डबल किया है वो ग्लास के बॉटम में जहां हमने होल किया था, तो स्ट्रिंग का एक साइड, ठीक है, मतलब डबल तो किया हुआ ही है, तो स्ट्रिंग का एक साइड हमको लेना है. ठीक है, और जो कि जहां पर स्ट्रिंग ऐसा होगा मे बी, ठीक है, और ऐसे इसको मैंने डबल कर दिया, तो ये स्ट्रिंग के फ्री एंड्स हो गए. ठीक है, फ्री एंड्स मतलब जहां पर वो ओपन है, तो स्ट्रिंग को हमने ऐसे डबल कर दिया है तो ये फ्री एंड्स हो गए. और ये वाला यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर इज द स्ट्रिंग व्हिच इज फोल्डेड और इट इज बेंट. तो ये वाले एंड को हमको ना ग्लास के बॉटम में डाल देना है. ठीक है, और बॉटम में डालने के बाद टाई कर देना है. मतलब हमको वो जो नॉट हम बांधेंगे वो नॉट इतना बड़ा होना चाहिए वो होल से निकलना चाहिए. तो ये ग्लास है, ग्लास के अंदर ये वाला एंड हमको डालना है और अंदर ग्लास में ऑफकोर्स नॉट बांध देना है ताकि ये फिर जब मैं खींचू तो ये निकलना नहीं चाहिए. ठीक है, और ये दोनों फ्री एंड्स पे हमको एक नट अटैच कर देना है. ठीक है, तो इस एंड पे भी हम एक नट अटैच कर देंगे, यहां पर भी एक नट अटैच कर देंगे. ऑलराइट, अब इसके बाद क्या करना है, लेट्स डिस्कस दिस. तो सपोज ये टेबल है वो, एंड यहाँ पे हमको वो ग्लास प्लेस कर देना है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये होल है, यहाँ पे वो एक नट प्लेस अंदर रहेगा. हमको क्या करना है ना, पहले केस में हमको जो दोनों नट्स थे फ्री एंड पे, अभी ये दोनों स्ट्रिंग के एंड्स हैं, वहां पर तो हमने नॉट बांध दिया, वो ग्लास के अंदर है, यहाँ पर दोनों जगह नट है. तो पहले केस में क्या करना है ना, एक नट को ग्लास के अंदर ही रखना है, दूसरे नट को फ्रीली सस्पेंड करना है. सस्पेंड मतलब हैंग होता रहेगा. तो मतलब इनिशियली कैसा है, यहाँ पे एक नट हमने ग्लास के अंदर डाल दिया है और जो दूसरा नट है वो ऐसे हैंग होता रहेगा. ठीक है, अब इनिशियली मैंने एक नट को इसके अंदर ही रखा है, दूसरे को ऐसे फ्रीली हैंग करने को छोड़ दिया है. फिर जब हम इसको ऐसे रिलीज कर देंगे ना, ये ग्लास मूव करना स्टार्ट करेगा. क्यों मूव करेगा, बिकॉज ये जो नट का वेट है विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट हमेशा नीचे के डायरेक्शन में ही एक्ट होता है. इसका जो वेट है वो नीचे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से ग्लास मूव होना स्टार्ट होगा. हम यहाँ पर कोई भी ऑब्स्टैकल, कोई भी चीज बीच में रख सकते हैं टेबल के, ताकि वो ग्लास को ऑब्स्ट्रक्शन फेस करने मिले. तो सपोज जब मैंने इसको ऐसे रिलीज कर दिया, ग्लास स्टार्ट्स टू मूव, तो यहाँ पर कोई भी चीज ऐसे रख दो, ठीक है, ताकि ग्लास रुक जाए. ठीक है, तो हमको पता चलेगा कि इसका जो वेट है, जो नट का वेट है, दैट इज एक्सर्टिंग द फोर्स. मतलब वो वेट ऑफ कोर्स फोर्स ही होता है, इसके फोर्स से ये मूव कर रहा है. मतलब द फोर्स ऑफ दिस नट दैट इज इक्वल टू इट्स वेट इज कॉजिंग दिस ग्लास टू मूव. ठीक है, और तो इसमें मूव करना स्टार्ट करेगा. जब हम बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रख देंगे तो वो रुक जाएगा वहां पे, यहाँ पे ऐसे मूव करते करते आगे अटक जाएगा. और दूसरे केस में क्या करना है ना, हमको ये नट को ग्लास के अंदर नहीं रखना है, दोनों नट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड होने के लिए रख देना है. इट विल बी लाइक दिस.
है, दोनों नट को फ्रीली सस्पेंड होने के लिए रख देना है। उस केस में क्या देखेंगे कि ये जो ग्लास है ना वो ना तो इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है। क्यों? बिकॉज दोनों आइडेंटिकल नट्स हैं। आइडेंटिकल मतलब दे आर सेम और उनका वेट सेम है, तो दोनों इक्वल ही फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस वजह से ये कहीं इधर उधर मूव नहीं कर रहा है। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर, दोनों टीम्स का अगर स्ट्रेंथ इक्वल होता है, फोर्स अगर इक्वल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो रोप है कहीं मूव नहीं करता है। तो यहाँ पर दोनों नट्स का जो वेट है वो इक्वल है, दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको पुल कर रहे हैं, लेकिन वेट इक्वल होने की वजह से, मतलब फोर्स जब इक्वल है तो ग्लास मूव नहीं करता है। तो यही चीज है जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं और तब डिस्प्लेसमेंट होता है, तब हम कहते हैं वर्क हो रहा है। इस केस में वर्क नहीं हो रहा है बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले वाले जो हमने देखा था कि ग्लास स्टार्ट्स टू मूव, उसमें वर्क हो रहा था बिकॉज देयर वाज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी है रिलेटेड टू वर्क। नाउ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जीरो वर्क एक तो तब होता है जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, एंड द अनदर वन वाज व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वाज 90। ठीक है, जब cos 90 जीरो आता है, तो हमने एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल भी लिया था। तो जो भी सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अब वो सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में ही क्यों घूम रहे होते हैं, वो अर्थ के बाहर ऐसे क्यों नहीं चले जाते? बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उनको पुल करके रखता है। ठीक है, तो अभी वो उसका एग्जांपल बस डिस्कस कर लेते हैं एक। सपोज ये अर्थ है और यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब अर्थ और ये सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से ये सैटेलाइट ऑर्बिट में ही घूम रहा है। ठीक है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो इट शुड हैव लेफ्ट द ऑर्बिट टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मतलब अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो ये फोर्स का डायरेक्शन है और डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंशियल होता है, एज वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो एंड इन द प्रीवियस चैप्टर आल्सो। तो ये हमेशा मूव करेगा ऐसे टेंजेंशियल। तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है। क्यों? बिकॉज जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था W=Fs cos थीटा, when थीटा इज 90, थीटा वाज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब थीटा 90 होता है, cos 90 हो जाता है जीरो, और cos 90 जीरो मतलब देयर इज नो वर्क। तो ऑल्दो ये सैटेलाइट जो है इट इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ वर्क उस पर नहीं कर रहा है। अगर वर्क कर रहा होता तो ये सैटेलाइट इसके पास आना चाहिए था। ठीक है, सो देयर इज नो वर्क बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज एनर्जी, वो डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, अब एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। ठीक है, एक बॉडी में, हम में या किसी में भी, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, उसमें जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी कैपेबिलिटी होती है काम करने की, उसको हम कहते हैं एनर्जी। अगर किसी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल, इफ आई डोंट हैव एनर्जी, आई वोंट बी एबल टू स्पीक, आई वोंट बी एबल टू वॉक एंड रन और डू एनी काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, तो एनर्जी होता है एक ऑब्जेक्ट का या एक बॉडी का काम करने का कैपेसिटी। कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी बहुत कम है मतलब एनर्जी बहुत ही कम है। ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक्स टू कम। जैसे देयर आर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमको अभी क्या करना है, हमको दो इंपॉर्टेंट एनर्जी पे फोकस करना है। एक है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दे बोथ बिलोंग टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। उनमें क्या डिफरेंस होता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से।
और काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट करने के पहले एनर्जी के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब हमने जैसे डिस्कस किया एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, कितना कैपेसिटी है, कितना एबल है वो ऑब्जेक्ट या बॉडी वर्क करने के लिए। तो सिंस वर्क और एनर्जी इंटरडिपेंडेंट है, मतलब वर्क अगर करना है तो हमको एनर्जी स्पेंड करना ही पड़ेगा, बिना एनर्जी स्पेंड किए हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, कितने छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो एनर्जी तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। सो सिंस वर्क एंड एनर्जी आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड, इनके यूनिट्स सेम होते हैं, ठीक है, मतलब वर्क का SI यूनिट जूल है तो एनर्जी का भी SI यूनिट जूल है, वर्क का CGS यूनिट अर्ग है तो एनर्जी का भी CGS यूनिट अर्ग है। तो एनर्जी मतलब सारे टाइप्स, काइनेटिक, पोटेंशियल, साउंड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब कुछ, ठीक है। तो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी आए सबका SI यूनिट जूल रहेगा, सबका CGS यूनिट अर्ग रहेगा। तो जब हम कहते हैं सपोज मैंने इफ आई एम सेइंग I did 500 joule of work, तो मतलब मेरा 500 joule एनर्जी भी गया होगा। If I am saying I have spent 300 joule of energy, that means I have done 300 joule of work, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी के यूनिट्स सेम है, ये हमको ध्यान में रखना है, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो यूनिट्स तो वही रहने वाला है। एंड रिकॉलिंग व्हाट वी डिड इन द लास्ट वीडियो, 1 जूल इज 10 raised to 7 अर्ग, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विद काइनेटिक एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम जनरल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जब कभी बॉल आके स्टंप्स को हिट करता है तो स्टंप्स डिसलॉज हो जाते हैं, या फिर व्हेन वी थ्रो अ स्टोन ऑनटू अ ग्लास विंडो तो वो विंडो टूट जाता है, ठीक है। या फिर जब हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं एंड व्हेन वी हिट द स्ट्राइकर, तो स्ट्राइकर जब कॉइन को हिट करता है तो कॉइन ऑफ कोर्स डिस्प्लेस हो जाता है, गिर जाता है। तो मतलब ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जब कभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, व्हेन इट इज मूविंग, इट पोजेसेस अ सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, व्हेन इट इज इन मोशन, it has kinetic energy. So we define in this particular manner the energy possessed by a object या a body in motion. The energy possessed by a body in motion is called kinetic energy. जब कभी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कैसे करना है, कैसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो अब इसको समझने के लिए we will understand in this way, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है विच इज स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है, ठीक है। तो अब रुका हुआ है तो मतलब उसका वेलोसिटी तो जीरो है। अगर सपोज उस ऑब्जेक्ट पर मैं वर्क करूं, वर्क करना मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करना और फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस करवाना, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वर्क इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इनिशियली दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट इज नॉट मूविंग, सो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और अगर मैं उस पर वर्क करता हूं, वर्क करना मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस करवाना, तो जितना भी मैंने वर्क किया रहेगा उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, वो वर्क ही बनेगा उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बस थोड़ा सा, एक ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे है, मैंने उसको थोड़ा सा धक्का मारा, थोड़ा ही फोर्स अप्लाई किया, वो थोड़ा ही डिस्प्लेस हुआ, वर्क अगर बहुत थोड़ा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ा आएगा। अगर मैंने ज्यादा वर्क किया, इफ आई डू अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वर्क, तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। इन शॉर्ट तुमको ये याद रखना है, जितना वर्क हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर करते हैं उतना ही वर्क बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर मैं वर्क ना करूं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन जीरो बिकॉज इट इज नॉट मूविंग। लेकिन अगर मैंने थोड़ा वर्क किया तो थोड़ा काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगा, अगर मैंने ज्यादा वर्क किया तो उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो अब हम ये हिसाब से हम डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है, ठीक है। सो इनिशियली ऑब्जेक्ट जीरो वेलोसिटी वाला है क्योंकि इट इज एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हम जितना वर्क करेंगे ऑब्जेक्ट का वो काइनेटिक एनर्जी बनेगा, तो मतलब हमको वर्क करना पड़ेगा, वर्क इज नथिंग बट F इंटू एस। F इज द फोर्स अप्लाइड बाय एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, वो जितना दूर मूव हुआ है, ठीक है। अब हमको ये वर्क फाइंड करना है बिकॉज जितना वर्क है उतना ही काइनेटिक एनर्जी है। फोर्स का फॉर्मूला एज वी हैड studied in the last chapter, force is equals to mass into acceleration, ठीक है। so force की जगह पे हम यूज करेंगे mass into acceleration, alright। तो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं ताकि हमको आसान हो सब्स्टिट्यूट करने में। एंड s की जगह पे हम लिखेंगे s is equals to ut plus half at square. This is the second equation of motion, s equals to ut plus half at square। बट हमको पता है ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है मतलब u को जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो इंटू वट एवर द टाइम इज, ये आंसर तो जीरो ही आएगा, ठीक है। सो s इज इक्वल्स टू जीरो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इंटू t प्लस हाफ at स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज 0 इंटू टी इज 0। तो ये हुआ एस, इसको देते हैं इक्वेशन 2। ऑलराइट, अब इस इक्वेशन में f की जगह पे ये लिखेंगे m इंटू ए, s की जगह पे ये लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो f की जगह ये पार्ट सब्स्टिट्यूट करना है, s की जगह पे ये पार्ट सब्स्टिट्यूट करना है। सो w इज इक्वल्स टू, f की जगह पे आई विल राइट m a एंड s के जगह पे यहाँ पे जो s है उसको ये लिखूंगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये हाफ को मैं एकदम पहले लिख देता हूं, हाफ m वैसा ही है, a इंटू ए विल बी a स्क्वायर, a इंटू ए इज a स्क्वायर और t स्क्वायर वैसा ही है। ठीक है, सो हमको मिलता है हाफ m a स्क्वायर t स्क्वायर। मैं ऐसा लिखता हूं इसको, हाफ m a t द होल स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर t स्क्वायर दोनों है तो मैंने दोनों को ही एक ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर कर दिया, तो a t स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क अब तक हमको इतना आया है। नाउ हमको पता है कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v is equals to u plus at, if you can recall that v is equals to u plus at, ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन था। ऑफ कोर्स इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ऑब्जेक्ट का, तो u को जीरो ही डालेंगे, तो 0 plus at, therefore v is equals to at। ठीक है, तो v की जगह पे at हम लिख सकते हैं। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूं इसको, आई एम स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन, तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू at द होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो v का स्क्वायर हो गया v स्क्वायर, at का स्क्वायर हो गया at द होल स्क्वायर। हमारे पास at द होल स्क्वायर यहां पर है, सो व्हाट आई कैन डू इज वर्क इज इक्वल्स टू हाफ m at द होल स्क्वायर, at द होल स्क्वायर आई कैन राइट v स्क्वायर, और जितना हमने वर्क किया था वही बनता है काइनेटिक एनर्जी, तो आई विल राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका मास, v है वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा हो तो v जीरो हो गया, और v जीरो हो गया तो ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूला इज हाफ एम वी स्क्वायर वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला है मास, दूसरा है वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तुमको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला यूज करके हम सम्स सॉल्व करते हैं बाद में। ठीक है, वी विल डू इट व्हेन द थियरी पार्ट गेट्स ओवर। ऑलराइट, सो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि तुम ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स इट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, यू कैन आल्सो कॉपी इफ यू वांट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ये इंपॉर्टेंट है, तुमको पता चलना चाहिए हमने डिराइव कैसे किया, क्या प्रोसीजर था। ठीक है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तुम एक एक स्टेप बस ध्यान में रखो कि ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, वर्क करना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए, जब मूव करेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो फोर्स का ये फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करो, फिर पहला इक्वेशन यूज करके v स्क्वायर का वैल्यू निकालो, मतलब इनफैक्ट at स्क्वायर का, और सब्स्टिट्यूट करके फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी, मतलब दैट इज द एनर्जी इन मोशन। जब कभी एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो रही होती है। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। दिस वाज द फर्स्ट एनर्जी दैट वी डिस्कस्ड। अब इसके बाद वाला जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हम अब डिस्कस करते हैं। Second form is the potential energy. अब काइनेटिक एनर्जी था when the body was in motion, it has kinetic energy। ठीक है, लेकिन अगर सपोज ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। When it is at rest, it is not moving, तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी नहीं है उसके पास, लेकिन कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकता है, और वो एनर्जी जो हो सकता है वो है पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफाइड स्टेट और पोजिशन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, किस कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, उस पर डिपेंड करता है उसके पास एनर्जी हो या ना हो। उसका पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। पोजीशन मतलब वो ग्राउंड से कहां पर है, कितना ऊपर है। ठीक है, सो वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट के पास होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन या स्पेसिफाइड स्टेट की वजह से, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, या पोजीशन की वजह से, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इन शॉर्ट, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगा ही, ऐसा नहीं है। रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। कब हो सकता है, वो किस केस में हो सकता है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ठीक है, एक स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया, मतलब अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसका जो स्टेट है, ये कंप्रेस्ड है, मतलब ये इसका ओरिजिनल स्टेट नहीं है, हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है। तो अब जब हमने कंप्रेस किया मतलब हमने इस पे वर्क किया है, हमने फोर्स अप्लाई करके इसको छोटा किया है। तो जब हमने वर्क किया है वो वर्क बन जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखा रहेगा कि वो जो टॉय होता है, मतलब ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू प्ले इन आवर चाइल्डहुड, कि वो खिलौना होता है, उसको तुम ऐसा यू वाइंड द की, तुम चाबी ऐसे घुमाओ, धीरे धीरे घुमाते रहो, मतलब जब तुम घुमा रहे हो तो तुम वर्क कर रहे हो, एंड देन यू रिलीज इट, तो फिर वो टॉय ऐसा मूव करना स्टार्ट करता है। क्यों? बिकॉज जब हम ये चाबी घुमा रहे होते हैं, हम एक्चुअली अंदर स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे होते हैं, और वो स्प्रिंग जब कंप्रेस हो जाता है मतलब उसका शेप चेंज हो गया, उसका स्टेट काइंड ऑफ चेंज हो गया, अब उसमें आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी आ जाने के बाद इट स्टार्ट्स टू मूव, तो मतलब पोटेंशियल कन्वर्ट होता है बाद में काइनेटिक में। ठीक है, तो जब तक हम इसको मूव करवा रहे हैं, व्हेनेवर वी आर वाइंडिंग दैट की, उसमें जो एनर्जी आ जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज अ बो एंड एन एरो। ठीक है, तीर धनुष जो सुना होगा, जब हम एक एरो को बो पे रखते हैं, ठीक है, मतलब बो है और वो स्ट्रिंग है, तो मैंने वो एरो को स्ट्रिंग पे से रख दिया, और अगर मैं एरो को रिलीज कर दूं तो क्या एरो अपने आप आगे जाएगा? नहीं जाएगा। हमको उस एरो को स्ट्रिंग पे जो हमने होल्ड किया उसको पीछे खींचना पड़ेगा। जब हम उसको खींचेंगे तो क्या होता है, इसके शेप में चेंज आ गया, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो हमने वर्क किया स्ट्रिंग को खींचने में, तो जितना भी हमने वर्क किया वो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है एरो को, एंड देन इट मूव्स अहेड। ठीक है, तो ये तो हो गया स्पेसिफाइड स्टेट, मतलब वो किस हाल में है, किस कंडीशन में है, कैसा उसका शेप या साइज में चेंज आया। एक होता है पोजीशन की वजह से भी। पोजीशन मतलब उसका हाइट कैसा है ग्राउंड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पत्थर ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि वो मूव भी नहीं कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और वो ग्राउंड पर है, तो मतलब मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन अगर यही स्टोन कोई थर्ड फ्लोर से ऊपर से ऐसा दिखाए, रुक रुक फेंकता हूं, तो थर्ड फ्लोर से ऊपर से दिखाएगा तो मुझे डर लगेगा, क्योंकि थर्ड फ्लोर के हाइट पे उस स्टोन के पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों है? बिकॉज उसका हाइट है कुछ ग्राउंड से। अगर उसका हाइट ग्राउंड से नहीं होता, इफ इट वॉज एट ग्राउंड, उसमें कुछ एनर्जी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब वो कुछ हाइट ऊपर चला जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के सरफेस से ग्राउंड से ऊपर होता है तो उसका पोजीशन चेंज हुआ है। पोजीशन चेंज होने की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो तुमको ये ध्यान में रखना है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पेसिफाइड स्टेट, मतलब वो उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका अरेंजमेंट कैसा है, और पोजीशन इज ग्राउंड से हाइट कितना है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है? जब हम वर्क करते हैं तभी पोटेंशियल एनर्जी आता है, मतलब वो स्टोन को ऊपर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ा होगा, अपने आप तो स्टोन हवा में उड़ के जाएगा नहीं, तो किसी ने तो वर्क किया होगा ऊपर ले जाने में, तो जितना भी वर्क किया उतना बन जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल हम डिस्कस जो किए अभी, इसके बेसिस पे हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई करना है कि जितना वर्क हम करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में आएगा। अगर हम वर्क नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं आएगा। सो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क करें, जिसको हम ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग इट अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, तो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? उसके वेट के बराबर। ऑब्जेक्ट का जितना भी वजन है उतना जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तभी तो वो ऊपर उठेगा। अगर मैं उसके वजन से कम फोर्स अप्लाई करूं तो वो ऊपर उठेगा ही नहीं। ठीक है, सो हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इक्वल टू इट्स वेट। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह हम लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जी लिखा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला है वो। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट हो रहा होता है वो ग्रेविटी की वजह से। अभी ग्रेविटेशन वाला पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन 10th स्टैंडर्ड। अभी फिलहाल याद ये रखना है
कि फोर्स का फॉर्मूला हमने यही यूज किया, मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए ही है, बट ये एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी वाला, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से ही तो उसका वेट फील होता है, ठीक है। तो ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट हम कितना ऊपर लेकर जा रहे हैं। सपोज ये ग्राउंड है, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है, और मैं उसको यहां से यहां तक ले गया, ऊपर तक, ठीक है। तो इसका मास m है, और मैं इसको कितना हाइट h ऊपर ले गया, ठीक है, दिस हाइट। तो डिस्प्लेस कितना हुआ, यहां से यहां तक गया, मतलब हाइट h से डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट लीजिए हम लिखेंगे h। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने डिस्टेंस से वो मूव करता है, तो वो यहां से यहां तक मूव किया, मतलब h से मूव किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा mgh, और जितना हम वर्क करते हैं उतना बनता है ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना भी हमने वर्क किया है वो ही बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है। m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलराइट, जो भी ऑब्जेक्ट को हम रेज कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर टेकिंग इट अवे फ्रॉम द ग्राउंड। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू वैसे होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो अर्थ सबको सेम रेट से ही पुल करता है, तो g का वैल्यू अभी फिलहाल याद रखना है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन कभी कभार अगर सम में दिया है इजियर कैलकुलेशन के लिए हम 10 ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो 9.8 ही लेना है, ठीक है। एंड h इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितना ऊपर है, ठीक है, जितना भी ऊपर गया रहेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लॉजिक सेम है, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, जितना भी हम वर्क करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, अगर मैंने जितना वर्क करके उसको मूव करवाया, मतलब नाउ इट इज इन मोशन, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी उतना ही आएगा जितना मैंने वर्क करवाया। जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के ऊपर ले जा रहा हूं, तो जितना मैंने वर्क किया उतना इसमें पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इसमें से g का वैल्यू तो सेम ही रहेगा सबके लिए, 9.8 या 10 डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इन मोशन, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी एट रेस्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्टेट, दैट इज अरेंजमेंट और कॉन्फिगरेशन, या फिर पोजिशन। तो पोजिशन की बात आई मतलब हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, स्टेट की बात आई मतलब उसका अरेंजमेंट, स्प्रिंग हो गया, स्ट्रिंग हो गया इन दैट बो एंड एरो। तो जब कभी स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड स्टेट, मतलब उसके शेप साइज में कुछ ऑल्टरेशंस आएगा, और अगर पोजीशन की बात करें तो उसकी हाइट में चेंज आएगा फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। एंड दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी के टाइप हैं, और कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो, उनका यूनिट होता है जूल, CGS होगा अर्ग, ठीक है। तो SI जूल है, CGS अर्ग, ये ध्यान में रखना है, ऑलराइट। सो दिस वाज सपोज्ड टू बी डन इन दिस वीडियो, हमने एनर्जी वाला पार्ट डिस्कस किया है, इसके बाद वाला जो भी टॉपिक्स है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर कुछ नहीं समझा है, यू मे वॉच दिस वीडियो अगेन, और फिर भी कुछ क्वेरी है तो हैव दोस डाउट्स, वी विल soon solve it, alright। So I'll stop this video right here, in the next video we'll continue. That's it, thank you and bye bye.